जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये शिकायत रहता है कि मैं मिग-35 एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा फेवर करता हूं। इवन अगर देखा जाए तो मिग-35 एयरक्राफ्ट को लेके मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं जिनमें एयरक्राफ्ट के ज्यादातर खूबियों के बारे में ही डिस्कस हुआ है। पर आज इस वीडियो में आप लोगों के इन्हीं शिकायतों को दूर करूंगा और मिग-35 एयरक्राफ्ट के कुछ ऐसे खामियों के बारे में बताऊंगा जो संभावित एयरक्राफ्ट को भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में थोड़ा कमजोर बनाता है। तो डिटेल में मिग-35 एयरक्राफ्ट के विषय में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये जो मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये असल में रशिया के मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से डिजाइन किया गया है, जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का ही एक हिस्सा है। वैसे अगर देखा जाए तो रशियन बेड़े में सबसे ज्यादा ध्यान सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर ही दिया जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख है सुखोई 35। पर अगर देखा जाए तो मिग-35 भी कोई कमजोर हथियार नहीं है, बल्कि इसके पास भी ऐसे कैपेबिलिटीज है जो इसे किसी भी तरीके से सुखोई 35 से कमजोर नहीं बनाता। दोस्तों, मिग-35 एयरक्राफ्टों के खामियों के बारे में जानने से पहले एयरक्राफ्टों के थोड़ा इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मिग-35 एयरक्राफ्टों को नेटो के देशों के द्वारा फैल्क्रम एफ के नाम से जाना जाता है और ये एक नया जनरेशन के ऑल वेदर कॉम्बैट अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसे दुश्मन के ठिकानों को दिन और रात दोनों समय में ही तबाह करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। इवन ये एयरक्राफ्ट समुद्र के ऊपर तैरने वाले जहाजों से लेके जमीन के ऊपर मूवेबल टारगेटों को भी आसानी से निशाना बना सकता है। मिग-35 एयरक्राफ्टों के फिलहाल दो वर्जन मतलब मिग-35 सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट और मिग-35D ट्विन सीटेड एयरक्राफ्टों का ही प्रोडक्शन रशिया में चल रहा है, पर इसके कई सारे अन्य वर्जनों के ऊपर भी रशियन कंपनी मिकोयान द्वारा कई स्तर में काम किया जा रहा है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के बारे में ये सब बातें सुनने में जहाँ पे अच्छा लगता है तो वहीं पे ये भी सच है कि मिग-35 कोई नया डिजाइन या नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मिग-35 एयरक्राफ्टों को जहाँ पे एक तरफ मिग एयरक्राफ्ट के बेस में बनाया गया है तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को मिग-29KR या मिग-29 के अपग्रेडेड वर्जन भी कहा जा सकता है। पर रशिया की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन प्लान के तहत इन एयरक्राफ्टों का नामकरण F-35 किया गया है, जिनके द्वारा रशिया एक तरफ ये भी जताने में सफल हुआ कि ये एयरक्राफ्ट कोई पुराने डिजाइन का नहीं है, बल्कि एक नया डिजाइन के नया कॉन्सेप्ट है, जबकि दूसरी तरफ इसका जो 35 नंबर है वो भी एयरक्राफ्टों के सुखोई 35 या F-35 जैसे कॉन्सेप्ट के समान रूपी दर्शाने में मदद करता है। दोस्तों, मिग-35 एयरक्राफ्टों को अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर करना किसी भी तरीके से सही तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसे क्लोजली कंपेयर किया जाए तो रशिया के सुखोई 35 के काफी करीब तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में इसे देखा जा सकता है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट को मिग-29 के बेस पे भले ही बनाया गया हो, लेकिन इसे मिग-29 के बराबर के एयरक्राफ्ट कभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे आधुनिक एवियोनिक्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो एयरक्राफ्ट को टोटली एक 4++ जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाता है। और दोस्तों, नया एवियोनिक्स के रूप में इन एयरक्राफ्टों में जिन इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है उनमें ज़ूक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, एडवांस हथियार और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। जबकि हाल ही में रशिया की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि मिग-35 एयरक्राफ्टों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, एंटी जी फोर्स सिस्टम और ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टमों को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इवन इसमें जो ज़ूक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, उन्हें लेके भी रशियन मीडिया में कई सारे बातों का खुलासा किया गया है, जिनमें कहा गया है कि ये जो नया रडार है ये लंबे दूरी तक डिटेक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के अगेंस्ट में भी ये काम कर सकता है, जबकि मल्टीपल टारगेटों को भी एक साथ डिटेक्ट और एंगेज करने में ये रडार सक्षम है। इवन एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल किया गया है उन इंजनों को लेके भी कहा जा रहा है कि ये एक नया जनरेशन का इंजन है। और दोस्तों, ये इंजन असल में क्लिमोव RD-33M के इंजन है, जिसमें आफ्टर बर्निंग के साथ साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का भी इस्तेमाल किया गया है और इन इंजनों के सहारे मिग-35 एयरक्राफ्ट करीबन माक 2.25 के रफ्तार तक ट्रैवल कर सकता है। इवन एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट रेंज भी करीबन 620 माइल के आसपास है। हथियारों के रूप में भी इसमें कई सारे परिवर्तन लाया गया है, जिनमें सबसे बड़ा परिवर्तन तो हथियार कैरिंग कैपेसिटी और हथियारों को लगाने का हार्ड पॉइंट को लेके है। दोस्तों, मिग-35 एयरक्राफ्टों में करीबन 9 हार्ड पॉइंट है, जिसके इस्तेमाल से ये एयरक्राफ्ट मिसाइल, रॉकेट, बॉम्ब्स और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे हथियारों को कैरी कर सकता है। दोस्तों, 2007 में इन एयरक्राफ्टों को रशिया के द्वारा दुनिया के सामने लाया गया था और 2013 में रशिया की तरफ से अनाउंस किया गया कि रशियन एयरफोर्स के लिए ऐसा करीबन 37 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाएगा। पर 2016 के जानकारी के मुताबिक रशिया द्वारा तब तक सिर्फ एयरक्राफ्टों के 3 प्रोटोटाइप और 2 प्री प्रोडक्शन मॉडलों को ही निर्माण करना संभव हो पाया है। इवन कुछ अनकन्फर्म न्यूजों में यह भी बताया जा रहा है कि संभावित 2020 तक रशिया ऐसा 14 एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है, जिनमें 8 एयरक्राफ्ट सीरियल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है, जबकि 6 एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप वर्जनों में गिना जा रहा है। दोस्तों, ये तो एयरक्राफ्टों के कुछ ऐसे इतिहास था जिसके बारे में रशिया द्वारा जानकारी को पब्लिक किया गया, पर एयरक्राफ्टों में ऐसे कई सारे खामियां हैं जो एयरक्राफ्टों को काफी कमजोर बना सकता है। खास करके इंडिया का जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है, इसमें एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस घटाने के लिए यही कमजोरी काफी है। दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ा खामी यह है कि 2007 में दुनिया के सामने लाने के बावजूद अब तक रशिया द्वारा इन
एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए ही बड़े मात्रा में नहीं निर्माण किया गया। अगर अनकन्फर्म न्यूज़ों को भी सही मान लिया जाता है तो 2007 से लेकर 2021 मतलब 14 साल के दरमियान रशिया के द्वारा सिर्फ 14 ही एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है और अब तक रशिया द्वारा इन 14 सालों में एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेकर भी कोई सफलता हासिल करना संभव नहीं हो पाया और संभावित इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों को इतने कमजोर तरीन नजरों से भी देखा जा रहा है। 2013 में जहां पे रशिया की तरफ से 37 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर का बात कहा गया था तो वहीं पे 2017 आते आते इसे घटा के 24 करने का भी बात कहा जा चुका है। 2018 में तो सिर्फ ऐसे 6 एयरक्राफ्टों का ही ऑर्डर रशिया की तरफ से फर्स्ट बैच के रूप में प्लेस किया गया है और ऐसे कम संख्या के ऑर्डर की वजह से ही एयरक्राफ्टों के आकर्षण दिन ब दिन घटता जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो रशियन एयरफोर्स के अलावा कुछ अन्य देशों के द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट जताया जा रहा है, जिनमें इंडिया के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को अगर हटा दिया जाता है तो इजिप्ट, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, पेरू और म्यांमार जैसे देश ही शामिल होता है। पर अब तक इन देशों की तरफ से कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं दिया गया है कि इन देशों के द्वारा कंफर्मली इन एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाएगा या ये देश अन्य एयरक्राफ्टों की तरफ आगे बढ़ेगा। दोस्तों दूसरा इन एयरक्राफ्टों का खामी यह है कि 2007 में तैयार होने के बाद एयरक्राफ्टों में कई सारे तब्दीली लाया जा चुका है। बीते 14 सालों में एयरक्राफ्टों में कई सारे नया इक्विपमेंटों को रशिया के द्वारा जोड़ा गया है, जो एक तरीके से यह भी दर्शाता है कि इनिशियल बैच के रशिया की तरफ से जो डेवलपमेंट किया गया था उनमें कई सारे खामियां था। इवन हाल ही में ही रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में स्मार्ट टारगेटिंग सिस्टमों को लगाया गया है, जो यह भी दर्शाता है कि रशिया द्वारा संपूर्ण रूप से अब तक इन एयरक्राफ्टों को एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट के रूप में तब्दील करना पॉसिबल नहीं हो पाया। दोस्तों एयरक्राफ्टों के ऑर्डर ना पाना या फिर रशिया द्वारा बड़े संख्या में ऑर्डर प्लेस ना करने के पीछे असल कारण रशिया का बिगड़ता हुआ आर्थिक स्थिति भी है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया का आर्थिक स्थिति कभी भी इतना बेहतर नहीं हो पाया कि बड़े मात्रा में हथियारों को रशिया अफोर्ड कर पाए। इवन रशिया द्वारा अपने बेड़े को पूरी तब्दील करने के लिए नया जनरेशन के हथियारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें सुखोई Su-57 और T-14 आर्माता जैसे नया जनरेशन का टैंक भी शामिल है। रशियन बेड़े को मजबूत करने के लिए और फुल्ली मॉडर्नाइज करने के लिए यहाँ पे इन हथियारों को एक के बाद एक रशिया में शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है, तो वहीं पे इन हथियारों के सामने MiG-35 कमजोर तरीन हथियार के रूप में ही आगे आ रहा है और इसी वजह से रशिया द्वारा बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस नहीं किया जा रहा है। इवन दोस्तों इन खामियों से अलग मिग कॉर्पोरेशन के एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी बीते कई सालों से मिग कॉर्पोरेशन के सिरदर्द बना हुआ है। आप सब लोगों को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी के इशू के बारे में तो पता ही होगा और यही एक कारण इन एयरक्राफ्टों के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भागीदारी को सबसे कमजोर बनाता है। दोस्तों मिग कॉर्पोरेशन के बनाया हुआ एयरक्राफ्ट वेस्टर्न कंट्रियों के तुलना में सर्विसेबिलिटी के मामले में काफी पीछे है। माना जाता है कि इन एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी बेसिकली 50% के आसपास ही होता है। मतलब अगर इंडिया द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया भी जाता है तो इंडिया एक समय में 50 से 60 से अधिक एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों को देखा जाए तो इसका सर्विसेबिलिटी मिकोयन कॉर्पोरेशन की तरफ से डेवलप किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों की तुलना में 15 से 20% अधिक होता है और इसी वजह से अगर इंडिया द्वारा किसी वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों को परचेस किया जाता है तो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों में 70 से 80 एयरक्राफ्ट हर समय अवेलेबल रह सकता है। दूसरी तरफ इस टेंडर में मिकोयन कॉर्पोरेशन के सामने सबसे बड़ा चुनौती राफेल एयरक्राफ्टों का है। राफेल एयरक्राफ्ट जिस तरीके से पहले के टेंडर में एक बार अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों को पछाड़ चुका है तो उसी वजह से इन एयरक्राफ्टों को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जबकि अन्य एयरक्राफ्टों के द्वारा खास करके मिकोयन कॉर्पोरेशन के द्वारा अपने एयरक्राफ्टों को बीते कुछ सालों में काफी हद तक अपग्रेड किया गया है, तो राफेल भी इस मामले में किसी भी हद में पीछे नहीं है। राफेल के F4 वर्जन सबसे आधुनिक वर्जन के रूप में दुनिया के सामने आ चुका है और अगर टेंडर में मिकोयन कॉर्पोरेशन के एयरक्राफ्ट को बाकी मामलों में सक्सेस मिलता भी है तो राफेल का सामना करना इसके लिए सबसे बड़ा चुनौती होगा। दोस्तों इसके अलावा एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर भी कई बार कई तरीके के सवाल उठ चुका है। भारत द्वारा देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रियों के इंजनों को ही अभी सबसे ज्यादा तरजीह इसीलिए दिया जा रहा है कि इन इंजनों में जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए आफ्टर बर्निंग का प्रयोग नहीं करता है, जबकि रशियन इंजनों में आफ्टर बर्निंग के लिए ज्यादा फ्यूल कंज्यूम किया जाता है और इसकी वजह से इंजनों से काला धुआं निकलने जैसा घटनाओं को भी देखा जा सकता है। रशिया इन मुद्दों को सॉल्व करने की तरफ काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और रशिया के नया जनरेशन की इंजन में पहले जैसे ये काला धुआं का प्रॉब्लम काफी हद तक घट चुका है। पर देखना है कि RD-33M के इंजनों को लेकर रशिया द्वारा कितना हद तक ये अपग्रेडेशन किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।